हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो सॉइल मैकेनिक्स में जो आप एक क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ठीक है, इसी सेशन को अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले अलग अलग जेईई एग्जाम्स में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड हमें क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले मैं क्या है इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके पास जो है उसको रीड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन ए सैंपल ऑफ मीडियम सैंड वाज टेस्टेड इन ए कांस्टेंट हेड पर मीटर। ठीक है, बेसिकली क्या है, कोई सैंड है आपके पास, उस सैंड को आपने कांस्टेंट हेड पर मीटर में टेस्ट किया है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपके पास ये डाटा जो आ रहा है वो उसके बारे में जानकारी दे रखी है, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की भी वैल्यू दे रखी है, एंड द थर्ड थिंग इज दैट आपको डिस्चार्ज कलेक्टेड की भी वैल्यू दे रखी है। तो मैं जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे उसको डाटा को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। क्या क्या डाटा दे रखा है हमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी मैं सिर्फ इसको लिख लेता हूँ, बाद में मैं इसको समझाऊंगा पूरा प्रॉपरली। एरिया of cross section, how much? It is 100 centimeter square. It is 100 centimeter square. And the next is that the hydraulic gradient is how much? Hydraulic gradient is 10. The value of the discharge collected is how much? Discharge collected is equals to 10 centimeter cube. Discharge collected is 10 centimeter cube per second. Now the coefficient of permeability of the sand is, ये आपसे पूछा जा रहा है कि what will be the coefficient of permeability for this particular sand sample। अब देखो, पहली बात तो इसमें जो डिस्कशन अगर हम करें, यहाँ पर हमें सैंड दे रखी है। ठीक है, हमें क्या सैंपल दिया है, हमें सैंड का सैंपल दिया है। अब हमें पता है सैंड कैसा सॉइल होता है, सैंड इज ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। सैंड इज ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एंड फॉर ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हम क्या करते हैं, एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी परमेबिलिटी पता करने के लिए हमें कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट करना होता है। यानी कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल वी विल बी डूइंग द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट है, इसी टेस्ट का हमें डाटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली इस सैंपल, इसमें क्या करते हो, इस कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट में, इधर आपके पास एक सॉइल सैंपल होगा। यू विल हैव अ सॉइल सैंपल समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास एक सॉइल सैंपल है। ठीक है, दिस इज ए सॉइल सैंपल जो हमारे पास है। अब है क्या यहाँ पर, बेसिकली इस सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है कितना, ए। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है आपका, ये सॉइल है, इस सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, सो दिस इज ए सैंड सैंपल। ये बेसिकली एक सॉइल सैंपल है, कितना, सैंड का। ठीक है, यानी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो बेसिकली क्या है, सैंड है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें कितना दिया हुआ है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाउ मच, ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज इस सैंपल की जो लेंथ है वो कितना है, इस सैंपल की लेंथ है एल, द लेंथ ऑफ दिस सैंपल इज एल। अब यहां पर क्या होगा, इधर हम क्या करेंगे, एक वाटर, यहां पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक आपने क्या कर रखा है, वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन कर रखा है। ऑन दिस साइड ऑफ दिस सैंपल आपने क्या कर रखा है, इस साइड पे एक पर्टिकुलर हाइट तक हमने वाटर का लेवल मेंटेन किया हुआ है। अप टू दिस पर्टिकुलर हाइट आप मानकर चलो कि आपने वाटर लेवल जो है H1 हाइट तक इधर मेंटेन कर रखा है। ठीक है, नाउ इस साइड पर भी आपने
वाटर लेवल जो है वो मेंटेन किया हुआ है अप टू द हाइट ऑफ H2, अप टू द हाइट ऑफ H2 हाइट तक। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, वाटर जो है आपका, ये जो वाटर है यहाँ पे, वो वाटर आपका इस हायर लेवल से, देखो ये जो H1 साइड है, इस H1 साइड पे वाटर लेवल हायर साइड पर है एज कंपेयर टू दिस H2 साइड। वाटर क्या होगा, यहाँ से हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करता है, मूव करना शुरू करेगा। भाई वाटर जो है कहां से कहां तक मूव करेगा, फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। हायर एनर्जी किधर है, इस साइड पे हायर एनर्जी है एज कंपेयर टू दिस साइड, तो वाटर जो होगा वो इस साइड से इस साइड की तरफ को क्या करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है। ठीक है, वाटर क्या करेगा, इस तरह से इधर क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, शुरू करेगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हम ये जो आपका ये वाला साइड है, इस साइड में यहां पे आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर कोई कंटेनर होगा, उस कंटेनर को प्लेस करके रखोगे, उस कंटेनर को आप यहां पर प्लेस करके रखोगे एंड किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए आप ऑब्जर्वेशन लोगे, किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए आप ऑब्जर्वेशन लोगे और आप क्या नोट डाउन करते हो कि इस साइड से इस साइड के अंदर, इस साइड से यहां से वाटर जब फ्लो किया तो इस साइड से इस साइड पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और आप नोट डाउन ये करते हो कि लेट अस सपोज मैंने t इज इक्वल टू 10 मिनट कंसिडर किया, लेट अस सपोज मैंने t इज इक्वल टू 10 मिनट कंसिडर किया, तो आप ये नोट डाउन करते हो कि देखो जब वाटर यहाँ पे क्या रहता है, इस टेस्ट के अंदर इसे कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन दोनों साइड्स पे ये जो वाटर का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द वाटर लेवल ऑन दीज बोथ साइड्स विल रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, सेम रहेगा। ठीक है, अब जो भी एक्सेसिव वाटर वहां से यहां पे आएगा वो एक्सेसिव वाटर इस कंटेनर के अंदर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, इस टेस्ट को कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों साइड पे वाटर लेवल क्या रहता है, सेम रहता है एंड जो भी एक्सेसिव वाटर इस साइड पे आएगा, वाटर लेवल इधर क्या रहना है, सेम रहना है, तो जो भी एक्सेसिव वाटर इधर आएगा वो एक्सेसिव वाटर इस कंटेनर के अंदर आकर इकट्ठा हो जाएगा। ये जो यहाँ पे मैंने कंटेनर रखा हुआ है ना इधर साइड में, ये जो कंटेनर हमने यहाँ पे रख रखा है, तो आप इसमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन करोगे कि भाई लगभग 10 मिनट में, लेट अस सपोज 10 मिनट में, 15 मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कंटेनर के अंदर आकर इकट्ठी हो गई है। दिस थिंग वी विल नोट डाउन। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों साइड पे वाटर लेवल सेम रहेगा, जो भी एक्सेसिव वाटर इस साइड पे आया वो एक्सेसिव वाटर इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और हम किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लो 10 मिनट में, 15 मिनट में ऑब्जर्वेशन ये लेंगे कि 10-15 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो चुका। ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी नोट डाउन बाय अस, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें किसी चीज की ऑब्जर्वेशन लोगे, आप ऑब्जर्वेशन लोगे वॉल्यूम की कि कितनी वॉल्यूम कलेक्ट हुई है, दूसरी बात आप ऑब्जर्वेशन लोगे किसकी कि कितने टाइम में आपने ये डाटा, मतलब ये ऑब्जर्वेशन, ये वी वॉल्यूम आपके कितने टाइम में कलेक्ट हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, इस अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे आपको जो हेड डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको जो हेड डिफरेंस देखने को मिलेगा, व्हाट इज दिस हेड डिफरेंस, दिस इज द हेड डिफरेंस स्मॉल h, दिस इज द हेड डिफरेंस स्मॉल h, दिस इज बेसिकली हेड लॉस। ये स्मॉल h क्या है, दिस इज बेसिकली हेड लॉस, दिस इज हेड लॉस। तो कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या क्या डाटा यूज हो रहा है वो मैंने आपको बताया। हेड लॉस आपको पता होना है, लेंथ हमें पता होगा सॉइल सैंपल का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें पता होगा सॉइल सैंपल का। ठीक है, ये वी वॉल्यूम हमें पता होगा कितने वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, ये टी टाइम भी हमें पता होगा कितना टाइम इंटरवल के लिए हमने ऑब्जर्वेशन ली है। तो बेसिकली 5 चीजें आपको नोट डाउन करनी है, क्या क्या है, h, दूसरी बात वॉल्यूम, तीसरी बात टाइम इंटरवल, चौथी बात L एंड नेक्स्ट A। व्हाट इज दिस H, दिस इज हेड लॉस। व्हाट इज दिस V, वॉल्यूम, V से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कितना वॉल्यूम उसके अंदर कलेक्ट हुआ, T कितने टाइम में आपने ऑब्जर्वेशन ली है, L लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, soil sample, and A is what, area of this cross section, area of this cross section. Now
इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर बता दे रहा हूं। फॉर्मूला जो आता है आपके पास परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला आता है क्या, VL/TH। ये फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा अगर आप इसको डेरिवेशन से अप्रोच करोगे तो। इसी फॉर्मूले को हम एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है फॉर्मूले को लिखने का, देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पर H क्या है, हेड लॉस है, एंड दिस L इज व्हाट, द लेंथ ऑफ फ्लो। भाई इतनी ही तो लेंथ में पानी का फ्लो हुआ है, ये H है हेड लॉस, एंड दिस L इज व्हाट, लेंथ ऑफ फ्लो। सो हमें पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो। सो इस हिसाब से लेंथ ऑफ फ्लो अपॉन हेड लॉस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फ्लो अपॉन हेड लॉस हो जाएगा आपका 1 अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो, सो हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो हो जाएगा किसके बराबर, 1 अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर, यानी कि 1 अपॉन आई, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले को हम V अपॉन T इंटू आई इंटू ए के नाम, इस तरह से भी, इस तरीके से भी हम इस सेम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जो हेड लॉस, ये लेंथ ऑफ फ्लो अपॉन हेड लॉस है ना, लेंथ ऑफ फ्लो अपॉन हेड लॉस को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन आई लिख दिया, 1 अपॉन आई, क्योंकि आई क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है इसी सेम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का। नाउ सारा डाटा हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ, हमें जस्ट क्या करनी है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जस्ट सिंपल के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो पुट डाउन द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। देख लेंगे कि दोनों में से कौन से फॉर्मूले के लिए डाटा हमें दे रखा है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों में देखेंगे कौन से के लिए डाटा दे रखा है, जिसके लिए डाटा दे रखा है उसे फॉर्मूले को यूज करके आराम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखी है, हाउ मच वॉल्यूम, यहाँ पर हमें, अच्छा बेसिकली इसमें हमें डिस्चार्ज कलेक्टेड दिया हुआ है ना, सो इसमें हमें क्या दे रखा है, डिस्चार्ज कलेक्टेड दे रखा है। हाउ मच डिस्चार्ज कलेक्टेड, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमें जो है डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है। तो ये जो आपके पास है, इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, इसी फॉर्मूले को हम एक और डिफरेंट तरह से भी लिखेंगे। ये दो तरीके देख चुके हम इसी फॉर्मूले को लिखने के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है वो मैं लिखकर बताता हूं, Q अपॉन आई ए, Q अपॉन आई इंटू ए, Q अपॉन आई इंटू ए। दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये भी एक तरीका है इसी सेम फॉर्मूले को लिखने का। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपका कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो था वो एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, जो जो इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले हो सकते हैं वो फॉर्मूले भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो किस तरह से लिखा है, हमें पता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है, डिस्चार्ज। वॉल्यूम पर यूनिट इज व्हाट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज व्हाट, डिस्चार्ज। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से डिस्चार्ज के फॉर्म में लिख दिया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज व्हाट, डिस्चार्ज। ठीक है, सो जस्ट अब क्या करना है, डिस्चार्ज हमारे पास है, आई भी हमारे पास है, एंड एरिया भी हमारे पास है। सो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज। हमें जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, वैल्यू कैलकुलेट, जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 अपॉन I की वैल्यू कितनी है, अगेन 10 इनटू एरिया। एरिया कितना है हमारे पास, एरिया इज 100, एरिया इज 100। डिस्चार्ज इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर क्यूब, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज व्हाट 10 एंड एरिया इज व्हाट 100। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, ये कैंसल आउट कर सकते हैं हम, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 कितना होगा बेसिकली यहाँ पे 1 अपॉन 100, आप इसे क्या है लिख सकते हैं, यानी कि 0.001 कितना हो जाएगा, 0.01, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं कितना पॉइंट, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 100 हो रहा है ना आपके पास, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ये बेसिकली आपके पास बन रहा है कितना, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होकर किसकी, k की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है। ठीक है, अब इसी सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस जो दे रखे हैं इसमें हमें k की वैल्यू पूछी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में पूछी हुई है। तो ये जो सेंटीमीटर पर सेकंड में आपके पास वैल्यू आ रही है, इसी को हम लिख सकते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में क्या,
1 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। भाई इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ रहा है 1 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। सो क्या आएगा 1 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड, यानी कि k is equal to 1 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। ये बेसिकली हमारे पास जो है आंसर कैलकुलेट होकर आ रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर है। तो बेसिकली यहां पे मैंने कांस्टेंट हेड पर, इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपका कांस्टेंट हेड परमीमीटर का यूज हुआ था। इन्होंने जो ऑप्शन हमें जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज दी थी उसमें इन्होंने कांस्टेंट हेड परमीमीटर का जिक्र किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यहाँ पे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन दे दी। अलग अलग जो फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले भी बता दिए, ठीक है, जिससे कि अगर मान लो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिले, इन तीनों में से किसी भी डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन मिले, हम इजीली उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते तो एक बहुत सिंपल से अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या भाई, एरिया आपको दे रखा है, हाइड्रोल ग्रेडियंट आपको दे रखा है, डिस्चार्ज आपको दे रखा है, आप सिंपली क्या लिख सकते हो, के आई ए इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, ये के आई ए इज इक्वल्स टू क्यू, ये होता ही है, हमें पता है। क्यू इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, कैसे, देखो मैं बता रहा हूं, क्यू इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। नाउ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, के इंटू आई लिख देंगे, इस तरह से डायरेक्टली इसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो। बट मैंने यहाँ पे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब मान लो इनके बेसिस पे भी अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिखाई दे इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसे आंसर कर सकते हो। तो फाइनली ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। टेस्ट के बारे में जो बताया इंपॉर्टेंट, जो जिस तरह से न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है वो भी पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रब दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए टू लेयर्ड सॉइल सिस्टम the top soil and the bottom soil are of the same thickness. The top soil and the bottom soil are of the same thickness, but the coefficient of permeability of the top soil is twice that of the bottom soil of coefficient of permeability K, ठीक है। When horizontal flow occurs, the equivalent coefficient of permeability of the system will be, ये बेसिकली पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको क्या है। अब इसके बारे में देखते हैं कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन इसका क्या होगा। देखो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है किससे, स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के केसेस से। दिस इज रिलेटेड विद द स्ट्रेटिफाइड सॉइल केस, स्ट्रेटिफाइड सॉइल केस। क्या मतलब है स्ट्रेटिफाइड सॉइल केस का, वो देखते हैं। देखिए क्या मतलब है, सपोज हमारे पास कोई दो लेयर है सॉइल। स्ट्रेटा का मतलब होता है, पहली बात तो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा की बात हो रही है यहाँ पे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, यानी कि जहां पे अलग अलग लेयर्स हमारे पास हो। मान लो कोई दो डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल के, तीन डिफरेंट लेयर्स हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड सॉइल। लेयर्ड सॉइल बोलने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज इतने पोर्शन में आपके पास ये सॉइल है, ये कोई एक सॉइल है आपके पास यहाँ पर, मान लो इसके नीचे आपके पास ये दूसरा सॉइल है। दिस इज अ लेयर नंबर 2, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर नंबर 2। लेट अस सपोज ये तीसरा सॉइल है। लेट अस सपोज दिस इज द लेयर नंबर 3rd, दिस इज द लेयर नंबर 3rd, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर नंबर 2, दिस इज लेयर नंबर 3। तो ये बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड का, यानी कि जिसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हो। अब यहां पर क्या कहने का मतलब है कि मान लो ये जो सॉइल है आपके पास, इसके पास अलग प्रॉपर्टीज है, इसके पास अलग प्रॉपर्टीज है, इसके पास प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी कुछ अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इसके लिए कुछ अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इसके लिए कुछ अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, तीनों के लिए अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। इसकी थिकनेस अलग है, इसकी थिकनेस अलग है, इसकी थिकनेस जो ये थिकनेस है इसकी वो बेसिकली अलग है। तीनों के लिए अलग अलग केसेस दे रखे हैं। मान लो यहाँ पे और भी लेयर्स हो सकते हैं, सपोज 4 लेयर हो, 5 लेयर हो, या फिर मान लो कि 2 ही लेयर दिखा रखे हो, 2 ही लेयर हो। बेसिकली स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है ये, इसकी थिकनेस अलग है, इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी अलग है,
अलग अलग डाटा है सबके लिए। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो यहाँ पर काम है, हमें क्या पता करना है कि इसकी मान लो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है K1, इसके लिए मान लो कितना है K2, इसके लिए मान लो कितना है K3। अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलग अलग लेयर्स के लिए। इसके लिए मान लो हाइट कितनी है H1, इसके लिए मान लो कितना है H2, इसके लिए कितना है H3। अलग अलग हाइट है तीनों लेयर्स की। हमारा काम यहाँ पर ये है कि अब देखो, पहले इसमें मैं बताऊंगा हमारा क्या यहाँ पे मेन काम है। हमारा यहाँ पे क्या देखना है हमें, अब बेसिकली अगर वाटर इनके थ्रू फ्लो हो रहा है, अगर मान लो ये जो अगर मान लो कोई फ्लूइड इस पूरे सिस्टम, ये जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल का आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, इस सिस्टम के थ्रू फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए एक इक्विवेलेंट, अभी तो ये अलग अलग लेयर है, अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलग अलग लेयर के लिए, बट लेट अस सपोज अगर इस सिस्टम के थ्रू, इस स्ट्रेटिफाइड सिस्टम के थ्रू अगर फ्लो हो रहा हो फ्लूइड का, तो हमें उसके लिए एक इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू पता करनी है। आवर टास्क इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यानी कि एक तरह से रिजल्टेंट वैल्यू पता करनी है इनकी। ठीक है, इन तीनों का एक बेसिकली इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको पता करनी है कि इस तरह से आपके पास अलग अलग लेयर्स हैं, इनमें फ्लो हो रहा है फ्लूइड का एक साथ, तो इनके लिए एक इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अगर हमें यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, दिस इज आवर टास्क। ठीक, अब इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं, इसमें भी दो केस बन सकते हैं, और वो दो केस क्या हो सकते हैं, अगर फ्लूइड का जो फ्लो है वो इन लेयर्स में इस तरह से पैरेलली हो रहा है, इस तरह से पैरेलली फ्लो हो रहा है, यानी कि तीनों के तीनों लेयर में जो है वो एक साथ जा रहा है ना, पानी या जो भी फ्लूइड है तीनों लेयर में एक साथ जा रहा है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, पैरेलल फ्लो केस। यानी कि जो फ्लो कैसा हो रहा है, पैरेलल टू द लेयर्स हो रहा है, पैरेलल टू द लेयर्स, इसको हम कंसीडर करेंगे किसमें, पैरेलल फ्लो केस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्लो केस, हॉरिजॉन्टल फ्लो केस, हॉरिजॉन्टल फ्लो केस। देखो ये पैरेलल हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल भी तो है, पैरेलल हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल भी तो हो रहा है साथ साथ, तो इसी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है, पैरेलल भी बोल सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये केस हो सकता है फ्लो होने का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर फ्लो जो है वो इस तरह से हो रहा हो, इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, यानी कि पहले फ्लूइड इस लेयर में आया इस तरह से, फिर यहां से इस लेयर में गया, इस लेयर में, एंड फिर इस तीसरे लेयर में आया इस तरह से। इसको हम कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर फ्लो केस। ये परपेंडिकुलर ही तो हो रहा है फ्लो, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर, यानी कि पहले एक लेयर में आया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, यहां पे तीनों लेयर में एक साथ फ्लो हो गया, तीनों लेयर में एक साथ फ्लूइड आ चुका, तो इसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, परपेंडिकुलर फ्लो केस, परपेंडिकुलर फ्लो केस। तो इनके केस में हमें अलग अलग पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको के इक्विवेलेंट की वैल्यूज को पता करना है अपने केस के हिसाब से। पूरा प्रोसेस समझ में आया। स्ट्रेटिफाइड सॉइल से हमारे पास अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, हमें उनके लिए इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू पता करनी है। इक्विवेलेंट पता करने के लिए आपको पहले देखना होगा केस कौन सा है, क्या केस जो फ्लो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है या फिर पैरेलल, या फिर वो परपेंडिकुलर हो रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पता करने का आपके पास दोनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूला रहेगा। अगर आप इस केस की बात करोगे परपेंडिकुलर वाले की, तो इसमें अलग फॉर्मूला रहेगा, इस केस की बात करेंगे इसमें फॉर्मूला अलग रहेगा। इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। पैरेलल वाले के केस में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। पैरेलल वाला, अगर मान लो व्हेन फ्लो पैरेलल टू द प्लेन, या फिर हॉरिजॉन्टल, तो के इक्विवेलेंट जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज k1 z1 प्लस k2 z2 एंड सो ऑन अपॉन z1 प्लस z2। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला।
एंड सो ऑन, ये भी ठीक है। ये K1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वन लेयर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ लेयर 2 K2, Z1 थिकनेस ऑफ लेयर 1, Z2 थिकनेस ऑफ लेयर 2, ये है मतलब कहने का। ठीक, अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम आते हैं किस पे, अगर मान लो कि बाई चांस परपेंडिकुलर फ्लो का केस हमें दे रखा हो कि जब इस तरह से परपेंडिकुलरली फ्लो हो रहा है, तो उसके केस में K इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लो परपेंडिकुलर का केस हो रहा है तो उसके केस में K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा क्या, Z1 प्लस Z2 एंड सो ऑन अपॉन Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3 एंड सो ऑन, इस तरह से। इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। पैरामीटर सेम है, Z1 वही थिकनेस है सबकी, Z2 थिकनेस है, Z3 भी थिकनेस है, केवल अलग अलग लेयर्स के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। नाउ अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेयर दे रखी है, 2 लेयर्स हैं, ठीक है, एंड दोनों लेयर की जो थिकनेस है वो क्या है, सेम दे रखी है। द टॉप सॉइल एंड द बॉटम सॉइल आर ऑफ द सेम थिकनेस, बट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द टॉप सॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ द बॉटम सॉइल, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, 2 लेयर्स हैं आपके पास। अच्छा, मैं इस जो इधर मैंने डायग्राम जो बनाया है इसको मैं अब थोड़ा सा रब कर देता हूं, जैसे इसको मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। ये 2 लेयर है हमारे पास, ठीक है। क्या दिया है, दोनों की थिकनेस जो है वो सेम दे रखी है। दोनों की थिकनेस क्या है, सेम है, यानी कि h इसकी भी थिकनेस है एंड इसकी भी थिकनेस कितनी है, h है, बट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ द बॉटम सॉइल। बॉटम सॉइल जो है, ये बॉटम सॉइल है, इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो कितना है, k है, लेकिन जो टॉप सॉइल है उसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बॉटम वाले का डबल है, यानी कि कितना है, 2k है। कितना है, 2k है। तो हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट कोफिशिएंट, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो सिंपली फ्लो कैसा दिया है इसमें, हॉरिजॉन्टल फ्लो का केस दे रखा है इस तरह से। k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे k इक्विवेलेंट के लिए। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 Z1 प्लस k2 Z2, यानी कि k1 कितना है, k1 इज 2k प्लस h, 2k इंटू h प्लस k इंटू h अपॉन Z1 प्लस Z2, यानी कि h प्लस h, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3kh अपॉन, इट विल बिकम 3 इंटू k इंटू h अपॉन 2h, h से h कैंसिल, ये कितना आएगा, 1.5 इंटू k, 1.5 इंटू k इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 1.5 इंटू के, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये वाला फॉर्मूला वहां पर मैंने अप्लाई करवाया, सिंपली कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू के। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज 1.5 के। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट केस है। अगर क्वेश्चन अच्छे बनाना चाहेगा एग्जाम में तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छे करने की कोशिश करें तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड which affects the permeability are, the physical property of the fluid that affects the permeability are, options are A viscosity only, B unit weight only, C both viscosity and unit weight, and D is what, none of above। ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली फ्लूइड की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो सॉइल की परमेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है एक एम्पेरिकल इक्वेशन के ऊपर। दिस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिलेगा कहां से, एक एम्पेरिकल इक्वेशन से। अब मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पता करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, एम्पेरिकल इक्वेशंस भी होते हैं, लेबोरेटरी मेथड भी होते हैं एंड कुछ फील्ड मेथड भी होते हैं। सो लेबोरेटरी मेथड में हमने कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करा, कॉन्सेंट्रेटेड परमेबिलिटी टेस्ट के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें एम्पेरिकल इक्वेशन में, एम्पेरिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें, एम्पेरिकल इक्वेशन जो होती हैं
टू गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसमें एक इक्वेशन आती है आपके पास, एंड वो इक्वेशन है क्या, कोजनी-कारमन्स इक्वेशन। कोजनी-कारमन्स इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, कोजनी-कारमन्स इक्वेशन। अब इस कोजनी-कारमन के हिसाब से जो k होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/kk इंटू गामा अपॉन म्यू फ्लूइड इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज दिस इक्वेशन। ये होती है क्या, कोजनी-कारमन्स इक्वेशन, दिस इज कोजनी-कारमन्स इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, दिस इज, ये जो k है यहाँ पे, ये मैंने एम्पिरिकल इक्वेशन लिख दी, कोजनी-कारमन इक्वेशन इसका नाम है, और ये इक्वेशन हमें किसकी वैल्यू दे रहे हैं, दिस इक्वेशन इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। दिस इज व्हाट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। k क्या है यहाँ पे, k इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और ये 1/, ये जो k है, दिस, इसको हम बोलते हैं कोजनी-कारमन्स कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं क्या, कोजनी-कारमन्स कांस्टेंट। ये k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर ये जो म्यू है एंड ये जो गामा है, ये जो गामा एंड म्यू है, ये क्या है, गामा इज एक्चुअली द यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, एंड दिस म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द fluid. This is the dynamic viscosity of the fluid. This is the dynamic viscosity of the fluid. ठीक है, ये हमें यहां से समझना है। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यानी कि यहां से हमें एक चीज पता लग रही है, ये दोनों के दोनों जो है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, गामा एंड म्यू बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट कर रही है, इसको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को, सॉइल की जो परमेबिलिटी है उसको फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट कर रही हैं। एक तो यूनिट वेट भी अफेक्ट कर रहा है कि भाई फ्लूइड का यूनिट वेट कितना है, उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी भी अफेक्ट कर रही है। तो दोनों पैरामीटर ऐसे हैं जो कि फ्लूइड की, ये जो हमारा सॉइल की परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। बोथ द पैरामीटर्स ऑफ फ्लूइड आर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये समझ में आया कि फ्लूइड की जो हमारी विस्कोसिटी होती है, फ्लूइड का हमारा यूनिट वेट जो है, वो दोनों अफेक्ट करते हैं किसको, सॉइल की परमेबिलिटी को। एज पर दिस इक्वेशन हमें ये आइडिया यहां से लगा। कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, यूनिट वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, परमेबिलिटी के। देखो आप इस इक्वेशन से, परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट, या फिर यूनिट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, एंड विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विस्कोसिटी के साथ इसका रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो इस तरह से यहां से इस इक्वेशन से क्लैरिटी मिली। और मैं बात करूं, इस इक्वेशन में और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वॉइड रेशियो भी है लाइक दिस, ये डी भी है, ये क्या होता है डी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो ई क्या है यहाँ पे, ई इज द वॉइड रेशियो, ई इज द void ratio of soil. E is basically the void ratio of soil. This is the void ratio of soil. तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि देखो ये E क्यूब है, ये E है, E स्क्वायर बचेगा बेसिकली, E स्क्वायर। तो अगर यहां से आप बात करो तो परमेबिलिटी है सॉइल की, जो सॉइल की परमेबिलिटी है वो वॉइड रेशियो पर भी डिपेंडेंट हो रही है। उस सॉइल का वॉइड रेशियो कितना है उस पर भी सॉइल की परमेबिलिटी डिपेंड हो रही है। कैसे, ये बेसिकली ऐसे बोल सकता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। यानी कि अगर वॉइड रेशियो बढ़ रहा है सॉइल का, अगर सॉइल का वॉइड रेशियो बढ़ रहा है तो परमेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हायर इज द वॉइड रेशियो, हायर विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। वी नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। बट यहाँ पे हमारे से पूछा गया था कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फ्लूइड की तो यही दो प्रॉपर्टीज है सिर्फ, यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी। ये जो वॉइड रेशियो है ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी है, लेकिन सॉइल की प्रॉपर्टी जो है वॉइड रेशियो, वो भी अफेक्ट करती है किसको, परमेबिलिटी को। इस तरह से एक और पैरामीटर है डी। व्हाट इज दिस डी, दिस इज द पार्टिकल साइज, दिस इज बेसिकली द पार्टिकल साइज, दिस इज बेसिकली द पार्टिकल साइज। यानी कि जो सॉइल है, पार्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल,
यानी कि सॉइल के पार्टिकल की साइज के बारे में बात हो रही है। देखो सॉइल है, उसके पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स का बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर साइज रहेगा, तो वो साइज पर भी डिपेंड कर रही है क्या, पर ये जो हमारा k की वैल्यू है, दिस k इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज, यानी कि डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रही है ना, k के डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आ रहा है दोनों के बीच में। अगर साइज बढ़ेगा पार्टिकल का, अगर पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो परमेबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। रिलेशन देखिए, डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच में निकल कर आ रहा है, और ये चीज हमें ऑलरेडी पता भी है कि ग्रेवल्स हैज हाई वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एज कंपेयर टू क्लेज। क्ले का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी बहुत कम होती है। ग्रेवल के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन है जो बहुत सारे पैरामीटर्स को बहुत सारे पैरामीटर को डिफाइन करती है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कैलकुलेट हो चुका। आंसर क्या है? सो यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी दोनों ही कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। फ्लूइड के दोनों विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट दोनों अफेक्ट कर रहे हैं किसको? परमेबिलिटी को। दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेम सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज ए इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हमें याद रखनी है। सो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि which of the following statement is true for the relationship between discharge velocity and seepage velocity? Options है seepage velocity is always smaller than the discharge velocity. B option seepage velocity can never be smaller than discharge velocity. Seepage velocity can never be smaller than the discharge velocity. Seepage velocity is equals to the discharge velocity. No relation occurs between seepage velocity and discharge velocity. तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि seepage velocity and discharge velocity के बीच में क्या रिलेशन होता है। नाउ अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं जो मैं इस क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहा हूं, तो ये आपको बहुत इजीली आंसर कर देना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स। कैसे? मैंने आपको बताया था कि सीपेज वेलोसिटी में एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी में एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है। व्हाट इज द रिलेशन? सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी पोरोसिटी। दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। ठीक है। नाउ सीपेज वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है, ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से डिस्कस कर देता हूं कि ये बेसिकली ये रिलेशन आता है हमारा, इसका पूरा डेरिवेशन भी हम करवाते हैं। ठीक है। वो हमने करा हुआ है कहां पे? इन द थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज में। हमारा जो थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज है वहां पे हमने इसका डेरिवेशन जो है वो सिखाया हुआ है। सो अगर आपको देखना है, यू कैन गो टू द इंजीनियर सक्सेस एप्लीकेशन एंड कैन सी दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन देयर। आप वहां पे उस डेरिवेशन को देख सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या है कि ये जो पोरोसिटी होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली। अगर आपको पता हो कि मैंने बताया था पहले, पोरोसिटी जो होता है, पोरोसिटी की वैल्यू की रेंज क्या होती है। हमने पहले चैप्टर के अंदर ही अलग अलग जो टर्म्स थे, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, इन सब की रेंज देखी थी। पोरोसिटी की रेंज क्या होती है? पोरोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 100% से कम रहेगी हमेशा, लेकिन 0 से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इस बीच में पोरोसिटी की वैल्यू लाई करती है। दिस इज द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। तो अगर पोरोसिटी की वैल्यू कभी 0 भी नहीं होगी, लेकिन कभी 100% भी नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में हमेशा वो लाई करती रहेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके हिसाब से, अगर मान लो पोरोसिटी की वैल्यू कुछ भी है, सपोज लेट अस सपोज आप मान लो 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, व्हाटएवर इट इज, अगर यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो उसके हिसाब से ये जो सीपेज वेलोसिटी है, ये जो सीपेज वेलोसिटी है वो हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा ही निकल कर तो आएगा। भाई आप डिनोमिनेटर में ये डेसिमल में वैल्यू रख रहे हो 1 से कम, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो ये वाला जो आंसर आएगा कैलकुलेट होके वो हमेशा इससे तो ज्यादा ही निकल कर आएगा। जैसे कि 1/0.5 विल बी व्हाट? 2। ये तरीका है बोलने का। ठीक है। 2। तो ये इसके हिसाब से हमें ये पता लग रहा है कि सीपेज वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी? डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी। दिस विल ऑलवेज बी मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये हमेशा इससे ज्यादा निकल कर आएगी।
क्या ये कभी इसके बराबर हो सकती है? कभी बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कभी भी सी पोरोसिटी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। अगर ये कभी 1 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों भी कभी बराबर नहीं होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, इसका रीजन हमने देख लिया, क्योंकि पोरोसिटी हमेशा 1 से कम रहेगा, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी मोर देन दिस डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन मैंने करा है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी के बारे में। नाउ तो इसके आंसर पे आते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हमें सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये गलत है। नाउ सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी कभी डिस्चार्ज वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सीपेज वेलोसिटी मतलब हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से बड़ी ही रहेगी, दिस पॉइंट इज 100% करेक्ट। सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि कभी 1 के बराबर नहीं होगा पोरोसिटी, इट विल नेवर बी इक्वल टू 1। सो अगर ये 1 के बराबर नहीं हुआ तो मतलब दोनों बराबर भी नहीं होंगे कभी। ठीक, मतलब डिस्चार्ज एंड सीपेज वेलोसिटी कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होने वाला, एंड नो रिलेशन अकर्स। ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम क्या, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके लिए और ज्यादा डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखो, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ आप हमारा एप्लीकेशन पे जाके इसके ऊपर पूरा जो थियोरेटिकल लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरिटी हमें मिलेगी। सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, पोरोसिटी, वहाँ पे एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बहुत डिटेलिंग में हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। तो देखो क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए, सो ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। अभी हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में और कुछ फर्दर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम से पूछे जाने के चांसेस हैं, बहुत कॉन्सेप्ट्स उनसे आपको मिलेंगे। बाकी आपको किसी भी तरह की वॉट एवर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको फील हो रही है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का रिलेटेड टू दिस सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉट ओनली सॉइल मैकेनिक्स, एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप क्या कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है बेसिकली वहां पे जाके अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ डाउट विल बी सॉल्व्ड, हर एक तरह का डाउट आपका वहां पर सॉल्व किया जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का टेक्निकल डाउट है। सो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है, उस चीज को आप वहां पे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको जो भी किसी तरह की क्वेरी है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे आगे फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है, और कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। थैंक यू।